अब हवा में उड़ने वाली कार आ रही है, 4 लोग बैठेंगे और ड्राइवर उड़ाएगा और हवाई में चलेगी। ये होटल के ऊपर के छत पर उतरेगी। जब संकल्प स्पष्ट हो, दिशा सुनिश्चित हो और देश साथ चले तो उड़ान केवल ऊंची नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी होती है। मोदी जी की सरकार के नीति आयोग ने नेस के सर्वे में पंजाब के एजुकेशन मॉडल को देश का नंबर 1 एजुकेशन मॉडल घोषित किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी दवाइयाँ देने का काम केंद्र और राज्य मिलकर स्वास्थ्य विभाग हम कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और जी भारत के इस खास मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत की उड़ान चैप्टर 1 की शानदार सफलता के बाद जी भारत एक बार फिर लेकर आया है भारत की उड़ान 2.0। तो आइए इस प्रेरणादायक आयोजन की शुरुआत उस परंपरा से करें जो हर नए सफर को रोशनी देती है। मैं मंच पर हमारे माननीय अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए जी भारत के एडिटर श्री संतोष कुमार जी के लिए और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान 2.0 का शुभारंभ करने के लिए। और अब मैं चाहूंगी कि जी भारत के एडिटर श्री संतोष कुमार जी मंच पर आए और इस कॉन्क्लेव के विजन, एमएसएमई सेक्टर की भूमिका और जी भारत की इस खास पहल पर अपने विचार साझा करें। नमस्कार, आप सभी मेहमानों का भारत की उड़ान 2.0 में स्वागत है। आज एक बार फिर भारत की उड़ान का बेहद खास मंच सजा है। एक बार फिर अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज भारत के विकास की बात करने में जुटे हैं। भारत के विकास के आंकड़े आज पूरी दुनिया को हैरान करने वाले हैं। एक ऐसे दौर में है जहां एक और दुनिया के दिग्गज देश ग्रोथ के आंकड़े सुधारने में पस्त नजर आ रहे हैं, वहां भारत की जीडीपी दर 8% के पार जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। ऐसे दौर में जब एक तरफ अस्थिरता का माहौल है, युद्ध और सीमाई टकराव के कई सारे पॉइंट्स दुनिया के मानचित्र पर एक साथ एक्टिव है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ टेरर से भारत समेत कई देशों को डरा रहे हैं। इन सब के बीच भारत फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या है भारत की ताकत? वो कौन लोग हैं जो मोर्चे पे डटे हुए हैं? यकीन मानिए, आज का हर सेशन खास होने वाला है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रेस में भारत की दौड़ रोमांचक करने वाली है। आइए इसमें दौड़ लगाने वाले लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। भारत की उड़ान 2.0 का आगाज करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, जब हम विकास, कनेक्टिविटी और मजबूत इरादों की बात करते हैं तो एक नाम अपने आप सामने आता है, माननीय श्री नितिन गडकरी जी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में इन्होंने देश को सिर्फ नई सड़कें ही नहीं दी बल्कि भारत को आगे बढ़ने की नई रफ्तार दी है। एक्सप्रेसवे, हाईवे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन्होंने गांव, शहर और बाजारों को जोड़ा है और विकास को जमीन तक पहुंचाया है। ग्रीन एनर्जी, जैविक ईंधन और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देकर इन्होंने टिकाऊ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम उठाए। सबसे अहम बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने में इनकी सोच और समर्थन हमेशा आगे रहा है। इनका विजन और देश के लिए इनका समर्पण हर उद्यमी के लिए प्रेरणा है। तो देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए नितिन गडकरी जी के लिए। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पहले तो आप सभी लोगों का और नितिन जी आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मौसम में दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है
उस सब के बीच में आप यहाँ पर लोगों के पास में जो ये जी का कार्यक्रम है आए, उसके लिए तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही बहुत लंबी कोई मैं भूमिका नहीं बनाऊँगा। जो पहला सवाल किया उसी के साथ में मुझे लगता है उस मुद्दे से अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली और वहाँ जो स्थिति मौसम की यानी पर्यावरण की है वो बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है, और कई बार तो सुनने में ये आता है कि आपका भी मन करता है कि अब दिल्ली छोड़ दो। देखिए, हमारे इस सोसाइटी में 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसके ऊपर समाज चलता है, जिसके ऊपर देश चलता है। पहली बात है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इसलिए आवश्यक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अगर हम हमारे देश को, समाज को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन तीनों से मुक्ति देंगे तो क्वालिटी लाइफ, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स अच्छा बढ़ेगा। और दिल्ली में जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से हम सब के लिए आप जो कह रही समस्या के ऊपर समाधान ढूंढना अति आवश्यक है। नितिन जी, आपको पूरी देश, पूरी दुनिया अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जानती है। फौरी तौर पर अगर आप दिल्ली सरकार को कोई ऐसी सलाह देना चाहें कि कम से कम ये जो अभी पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, तो आप क्या कहें? देखिए, मेरी कल ही उनसे बात हुई, वो और मैं एक कार्यक्रम में साथ में थे और काफ़ी बातचीत हुई है। पर ये मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनको क्या सलाह दूंगा, ये मैं पब्लिकली बताऊं। पर दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चिंतित है, संवेदनशील है, वो भी कुछ काम करना चाहती है और हम सब लोग मिलकर ये क्या करना, डिपार्टमेंट वाइज किसने किसने क्या करना और कितने टाइम शेड्यूल में उसको पूरा करना। देखो, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने 6000 करोड़ दिल्ली स्टेट को यमुना के प्रदूषण, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए यमुना का प्रोग्राम दिया। ये पानीपत सोनीपत का प्लान मेरे समय हुआ। ये दिल्ली को मैंने 6000 करोड़ दिए कि भाई ये पानी शुद्ध हो, यमुना में दूषित पानी ना जाए, और यमुना अगर दूषित नहीं रहेगी तो गंगा दूषित नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के पीछे लगना होगा और बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें इसको समाधान ढूंढना होगा। आप हाईवे तो लगातार बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, नए नए जितने सड़क निर्माण है वो कर रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, उनको लोन देने की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये बैलेंस कैसे होगा? आप जितना बनाएंगे गाड़ियां उतनी सड़कों पर आएंगी, सस्ती हो रही है तो लोगों के पहुंच तक आ रही है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे साथ ही है, मैंने डिपार्टमेंट में। मैं जब मंत्री बना तो हमारा 7वां नंबर था, आज हमारा 3रा नंबर है। हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में, आत्मनिर्भर भारत में ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है। और ये इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने ही कहा है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने कहा है कि आज हमारा नंबर जो है 3रा है। पहले नंबर पर अमेरिका है, उनके इंडस्ट्री का साइज 78 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चाइना है जिनका साइज 49 लाख करोड़ है। और तीसरे नंबर पर अब भारत है जिसका साइज 22 लाख करोड़ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे देश पहले नंबर पर जाए और वर्ल्ड के सभी मेजॉरिटी ब्रांड, रेप्यूटेड ब्रांड अब हिंदुस्तान में, इलेक्ट्रिक के ट्रक बन रहे हैं। मैं फ्लैश चार्जिंग बस ला रहा हूँ ट्रांसपोर्ट के लिए कि जो 30% डीजल बस से किराया कम हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव चेयर में एयर कंडीशन बस में लोग जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। ये नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बातें ला रहे हैं तो गाड़ियों की संख्या ही बढ़ेगी। तो हमने भंगार की पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई है कि अब 15 साल के व्हीकल को स्क्रैप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे पोल्यूशन नो, इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को भी बढ़ावा दिया है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का बनाना भी आवश्यक है। दूसरी तरफ प्रदूषण को भी कम करना होगा। पर एक बात आपके मार्फत दिल्ली के लोगों के लिए कहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोगों के घर में जाता हूँ,
4 मंजिली 5 मंजिली का घर बनाते हैं, पर गाड़ियाँ रोड पर रखते हैं। अब एक मंजिला पार्किंग के लिए बना है तो क्या बिगड़ा? आखिर सब बातों के लिए सरकार ने करनी चाहिए। देखो, मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे घर में 14 गाड़ियों का अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया मैंने। यहाँ प्रवृत्ति नहीं है, जो आता वो रोड पे गाड़ा खड़ा करता। अब हमको बड़े बड़े पार्किंग भी करने चाहिए, लोगों का भी सहयोग चाहिए। अब अभी स्थिति ऐसी हुई कि एक घर में 5 लोग हैं और 9 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं। अभी ये भी बात आई है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री मेरे सामने कि प्राइवेट गाड़ी भी चलेगी तो वो अगर हाथ दिखाएगा कोई तो उसको लेके जाएगा तो अलाउ करो। तो टैक्सी वाले बोलेंगे कि भाई मेरा रोजगार क्यों छीन रहे हो? तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार का है। पर हमारी कमिटमेंट जिन बातों को उसको कायम रखते हुए वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट, अवेलेबल बेस्ट वे आउट, जिसमें मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम को भी हम सुलझाएंगे और एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति देने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, मैंने ये जो सवाल पूछा उसकी एक और दूसरा अगर पहलू है वो ये भी है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स लोगों को वो बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नहीं दे पाती। इस वजह से लोगों को गाड़ियाँ खरीदना ज़्यादा बेहतर लगता है कि ठीक है जिस जगह पहुँचना है वहाँ सीधे गाड़ी लगाएंगे और पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर उतारता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो अपनी बस का आएगा तो दिखा देगा। मैं आपको बोलता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी जो मैंने गाड़ी बस की मैं आपको दिखाऊंगा, जो पहली बार देश में आ रही है, पायलट प्रोजेक्ट है। वो बस 135 सीटर है, उसकी सीट एग्जीक्यूटिव है, उसमें एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस है, सामने टीवी लैपटॉप है और बस का किराया डीजल बस से तुलना में 30% कम है। और उस बस में जब बस स्टॉप पर जाएगी तो ऊपर से फ्लैश चार्जर आएगा, जो टेक्नोलॉजी सीमेंस और हिटेची की है। बस का डिज़ाइन भी टाटा ने लिया है, मैंने टाटा का जॉइंट वेंचर भी करवा दिया। वो अपने धारवाड़ में फैक्ट्री भी डाल रही है इसकी। और ये बस दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से लखनऊ सब जगह जाएगी, लोग आराम से जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक बसेस को भी अभी मुंबई में एयर कंडीशन बसेस हैं, ताकि अपनी कार के बजाय लोग अगर बस में बैठकर जाएंगे तो कंफर्टेबल, उनको ज़्यादा कंफर्ट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर करेंगे। इसलिए कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरी ओर हम रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे 260 बना रहे हैं। अब धौला कुआं से मानेसर तक मैं हवा में चलने वाली एक बस का भी प्रयास कर रहा हूँ। अब वो करते करते ऊपर के ऊपर लोग चले जाएंगे। तो ऐसी बहुत से सॉल्यूशन है। अभी हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ आप जाते हो तो केदारनाथ जाना बहुत मुश्किल है, तो अभी हमने वहाँ रोपवे बनाने का निर्णय किया। और आपको ताज्जुब होगा कि 5,000 करोड़ का रोपवे केदारनाथ बनाने का ऑर्डर हमने दिया है। 1 रुपया तो हम खर्चे में हमको लगा नहीं, ऊपर से जो रोपवे बन रहा है उसके कारण 800 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमको मिल रही है, यानी इनकम मिल रहा है। तो हम नए नए मॉडल पे काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल हो, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का उपयोग न करते हुए लोग अपनी बस में जाकर दूर का, जैसे दिल्ली से समझो मथुरा जाना है वो गाड़ी लेके जाते तो बड़े सोकर लोग एग्जीक्यूटिव चेयर में बैठकर ये फ्लैश चार्जिंग बस में ला रहा हूँ इसमें जा सकेंगे, तो इसका उपयोग होगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनोवेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन गडकरी जी, आज भारत की उड़ान 2.0 में हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़ाने के लिए। साथ ही राहुल सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अन्नपूर्णा देवी जी महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। उनकी सोच और पहल ने समाज के सबसे अहम वर्गों को मजबूती दी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अन्नपूर्णा देवी जी के लिए। जी मीडिया द्वारा आयोजित भारत की उड़ान 2.0 इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और स्टेक होल्डर्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जी भारत के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प 2047, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी की अहम भूमिका है। साथियों, आज एक ऐसे ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़ा है जहां हम अपने हर निर्णय से केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान ही नहीं कर रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनने का जो संकल्प लिया है, वह एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। विकसित भारत केवल आर्थिक मजबूती का नाम नहीं है। विकसित भारत वह है जहां हर नागरिक को अवसर मिले, जहां विकास समावेशी और संतुलित हो, जहां प्रगति के साथ संवेदनशीलता बनी रहे और सबसे महत्वपूर्ण, जहां नीति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भारत की उड़ान 2.0 इसी सोच का एक प्रतिबिंब है, जहां स्थिरता की मजबूत नींव पर स्पीड, स्केल और ग्लोबल लीडरशिप की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसके सबसे कमज़ोर वर्ग का जीवन कितना सुरक्षित और सम्मानजनक है। इसी विज़न को अपनाते हुए भारत ने लाइफ साइकिल बेस्ड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, जहां जन्म से पहले से लेकर जीवन के हर चरण तक सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पीएम मातृवंदना और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं के परिणाम आज स्पष्ट दिखाई भी देते हैं, जहां MMR का 15-16 में 130 था, अभी घटकर 21-23 की बात अगर करें तो 88 पर 88 पर आ गया है। इसी तरह से IMR भी उसमें भी 70% की कमी आई है। टीकाकरण कवरेज का भी 94% तक पहुंचना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का भी 90% से भी अधिक होना, यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। और ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि माताओं के भरोसे और बच्चों के सुरक्षित भविष्य की भी ये दास्तां है। जब एक बच्चा स्वस्थ होता है और उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, तभी राष्ट्र का भविष्य सशक्त होता है। और आंगनवाड़ी से स्कूल तक प्ले बेस्ड लर्निंग, डिजिटल टूल्स और इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से बच्चों की नींव को मजबूत किया जा रहा है। बीते 11 वर्षों में यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल बच्चे पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी सोच और समझ को भी विकसित करें। भारत की नई उड़ान की ऊर्जा आज हमारे स्कूल्स और स्टूडेंट्स में भी दिखाई दे रही है। देश के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और सॉल्यूशन का अवसर भी दे रही है। और अब तक 50,000 से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर स्टूडेंट का काम भी स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से नवाचार के रास्ते पर आगे भी बढ़ रहा है। और यह वही भारत है जहां बच्चे आत्मविश्वास से कहते हैं, हम भविष्य का हिस्सा ही नहीं, भविष्य के निर्माता भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के लिए। मैम, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपने शब्दों से इस पूरी सभा को मोटिवेट किया। देवियों सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी के लिए। माननीय प्रताप राव जाधव जी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि प्रताप राव जाधव जी मंच पर आएं। दिल्ली के इस मौसम में आपको बुल्ढाना की बड़ी याद आती होगी।
ऐसे तो आप बुल्ढाना में भी बहुत ठंड चल रही है अभी। लेकिन मेरा मतलब सवाल सिर्फ दूसरे ढंग से था थोड़ा सा। हवा, आबो हवा, प्रदूषण। प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण। मिस तो करते हैं ऐसे मौसम में कि काश वहाँ रहते। अभी ठीक है, अभी 15-16 साल हो गए तो थोड़ी आदत भी गिर गई अभी दिल्ली की। अच्छा, आपके पास जो दोनों मंत्रालय हैं उसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है, व्यक्ति के स्वास्थ्य से है। मैं बाकी बातचीत करूंगा, आपके मंत्रालय पे भी आता हूँ, क्या क्या काम वहाँ पर आपने किया, क्या और करने वाले हैं। लेकिन सर थोड़ा पहले लोगों को अगर आप बता पाएँ कि कैसे इससे निजात पाए लोग वायु प्रदूषण से, ये जो फेफड़ों में हम लोग जहरीली हवा भर रहे हैं, कुछ तो तरीका सुझा दीजिए। अभी देखिए, जो वायु प्रदूषण है ये तो नैसर्गिक नहीं है, तो हमारे मानव निर्मित वायु प्रदूषण है। कि जैसे कि हमारे यहाँ जो वाहनों की बढ़ती संख्या, हमारा सभी खान पान, और जब इस टाइम में जो भी आजू बाजू के किसान की पराली भी जलाई जाती है, तो बहुत सारे कारण उसमें है। और वैसे भी दिल्ली का ही नहीं, अभी मुंबई में तो कोई पराली जलाई नहीं जाती, लेकिन वहाँ पर भी प्रदूषण बढ़ रहा है। पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों में तो ये प्रदूषण के निश्चित रूप से बढ़ रहा है, और इसके ऊपर उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन सभी जो लोग रहते हैं कि जो हम हमारे स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, तो फिर हमने भी उसमें क्या करना चाहिए, हमारा भी योगदान क्या होना चाहिए, तो सभी लोगों का भी योगदान उसमें होना चाहिए। तो इस दिशा में क्या आपका मंत्रालय भी कुछ कर रहा है, कुछ इस बारे में आप सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ बना रहे हो नीति वगैरह? नहीं, अभी देखिए कि ये आप देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं आता है, राज्यों का विषय आता है। और आपने देखा कि दिल्ली की राज्य सरकार होगी और आजू बाजू की भी जो राज्य सरकार है, कि निश्चित रूप से इसमें जैसा कि पीछे हमने देखा कि उसमें पानी के फव्वारे या कोई केमिकल का ये छिड़कावे से पोल्यूशन में कमी लाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन उतनी असरदार वो कोशिश नहीं होती कि हम सही तरह से पूरे 100% उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, क्या है सर ये? भारत मंडपम में WHO के साथ में मिलकर हमारा आयुष मंत्रालय इसका शिखर सम्मेलन का आयोजित कर रहा है, जो ग्लोबल समिट हमारा वहाँ पर हो रहा है। इसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय और WHO के सभी टीम ने मिलकर बहुत सारी तैयारी वहाँ पर हमने पूरी की है। उसके लिए हम पूरे तैयार भी है, और उसमें WHO के जो चेयरमैन है डॉक्टर टेड्रोस वो भी रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का जो समापन है उसमें हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कि जिन्होंने आयुष के तरफ बहुत गहराई से और दिल से उसका देखा, उसके लिए पूरा मंत्रालय सेंट्रल में तैयार किया। और हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, हमारी पारंपरिक मेडिसिन है, उनको पूरे दुनिया में ले जाने का जो उन्होंने संकल्प किया था, और उसके माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए भी उनका जो दिल में प्रयास था, तो निश्चित उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि जैसे कि योगा, पहले बहुत सारे देशों को योगा मालूम भी नहीं था, कोई योगा भी नहीं करता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही अथक प्रयासों से अभी उसका जागतिक दिन मनाया जाता है 21 जून को, और लगभग 180 देशों से ज़्यादा देशों में योगा किया जाता है। हमारे देश में भी आप बहुत सारा उसके लोग योगा करने लगे, तो ये स्वास्थ्य की तरफ एक कदम है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि पूरा दुनिया स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। तो ये संकल्प को लेके हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। नहीं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार में जिस तरीके से आप लोगों ने योग को बढ़ावा दिया या फिर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को, वो बढ़िया काम हुआ उसमें। क्या इसमें जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है आपके प्रयासों को? नहीं, बिल्कुल WHO के साथ में MOU करके हमने गुजरात के जामनगर में उनके साथ में हमारा केंद्र स्थापित किया हुआ है। और WHO के साथ मिलकर WHO भी बहुत सारे विषयों के ऊपर वहाँ पर काम कर रही है, कि जिसका लाभ हमारे आयुष के पद्धतियों को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में हमें बहुत आसानी होगी। और WHO आप जानते हैं कि हेल्थ के बारे में पूरी दुनिया WHO के ऊपर विश्वास करती है, और उनका सेंटर हमारे देश को मिलना
और वो जामनगर में स्थापित होना निश्चित हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। और बहुत सारे ऐसे विषय कि उस पर WHO भी अच्छे से काम कर रहा है। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी है भारत की उड़ान, उड़ान का सीधा संबंध है प्रगति से, विकास से। तो जो आपका मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, उसके ज़रिए भारत के विकास में किस तरह की भूमिका आप लोग अदा कर रहे हैं? देखिए, आयुष के माध्यम से हमारे देश के विकास की प्रगति के बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभी सबके लिए बार बार बोलते हैं कि सन 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, और उसकी ओर हमारा सभी देश के सभी विभागों का काम चल रहा है, और उसमें हमारे आयुष मंत्रालय की भी अहम भूमिका है। कि अभी देखिए कि 2014 में जब से आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई तब से आज तक 2025 तक अगर हम देखेंगे तो जो हमारा मेडिसिनल रॉ मटेरियल होगा, मेडिसिनल हमारी दवाइयाँ होंगी, मेडिसिनल प्लांट होंगे, इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें बहुत सारी ज़्यादा वहाँ पर उसमें बढ़ोतरी हुई है। और आयुर्वेद के बारे में पूरी दुनिया हमारे भारत के ऊपर बहुत विश्वास रखती है, क्योंकि आयुर्वेद, योगा ये हमारे देश की खोज है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज की है, उस पर तपश्चर्या करके इसको निकाला है, इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और आज उसके ऊपर ही सभी आयुर्वेद, योगा ये हमारा चल रहा है। और उसमें अलग अलग प्रोग्राम भी अभी जैसे जैसे दिन जा रहे हैं तो लोगों के डिमांड के मुताबिक उसमें हम बदलाव भी कर रहे हैं कि योगा भी हम लोगों तो कैसे ली जाए। अभी योगा में इतने सारे आसन होते हैं कि सभी एक आदमी को करना उतना समय भी नहीं होता, कर भी नहीं पाते। तो उसके हमने पैकेजेस बनाए हुए हर बीमारी की तरह से, कि जैसा कि किसी को कैंसर है तो उसने कौन सा योगा का आसन करना चाहिए, हार्ट वाले ने कौन सा, जिसको बीपी है वो क्या करे, जिसको शुगर है उसके लिए क्या करना है, योग है, ध्यान है, जो जिसका मानसिक बीमारियों से भी बहुत सारे लोग हमारे देश में त्रस्त है तो उनके लिए भी योगा बना हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे दिन भर बैठकर चेयर पे बैठे ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें भी हमने वाई ब्रेक नाम का कि हम चेयर पे बैठे भी योगा कैसा कर सकते हैं, तो वो भी हमने उसके भी पैकेजेस तैयार किए कि योगा हो, आयुर्वेदा हो, या जो हमारी आयुष पद्धतियाँ हो, उसके माध्यम से सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद जाधव साहब, संसद सत्र के बीच आप समय निकालकर हमारे इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। अच्छा, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी उस वक्त भी पॉल्यूशन पर काफ़ी बहस होती थी, टीवी में काफ़ी डिबेट हुआ करती थी, अखबारों में, हर जगह। पॉल्यूशन लेवल के लिए कम करने के लिए आप लोगों ने भी काफ़ी काम किया, लेकिन कम नहीं कर पाए। यही लोग जानना चाहते हैं, क्या इसको दिल्ली वासी या एनसीआर में रहने वाले लोग इसे अपनी किस्मत मान लें, अपनी नियति मान लें कि ये डिबेट और बहस चलती रहेगी और हम जिंदगी भर दिल्ली में इस सीजन में मास्क लगाए घूमते रहेंगे? देखो, भारत का मैनेजमेंट, भारत की व्यवस्थाएं और भारत की एक्सपर्टीज इतनी कमज़ोर नहीं है कि पॉल्यूशन से ना लड़ सके, लेकिन विल पावर चाहिए, और विल पावर सेंट्रल की भी चाहिए, आजू बाजू के स्टेट की भी चाहिए, और दिल्ली की राज्य की भी चाहिए। खाली गाली देने से नहीं होगा। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी ये गाली देते थे, अब आ गए ना सरकार में, अब सेंटर में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, नगर निगम में आपकी सरकार है, एलजी आपका, डीडीए आपका, करके दिखाओ, या बोलो नहीं आता करना। सारी चीज़ों को रोकेंगे, केजरीवाल कुछ करेगा तो रोक देंगे, केजरीवाल कुछ करेगा तो रोक देंगे। चलो जी, अब केजरीवाल को हटा दिया, अब केजरीवाल बाहर रहता था, केजरीवाल अंदर रहता था, केजरीवाल वहाँ रहता था, केजरीवाल ये करता था, केजरीवाल ये करता था। आप क्या कर रहे हो 9 महीने से? हटाओ ना पॉल्यूशन, जनता झेल रही है भाई। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 700 कभी नहीं गया हमने कोई। आप बता दो, आप मीडिया में, आपके पास आर्काइव फुटेज पड़े होंगे, 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और 2025 तक रहे। 2013 से 2025 तक का एक वीडियो निकाल दो जहां AQI मशीन के आसपास छिड़काव किया जाके दिखाने की कोशिश की जा रही हो। एक वीडियो निकाल दो जहां नकली यमुना बनाई जा रही हो। उल्टा हम रात भर में, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, हमारे MLA, हमारे अफसर उस समय के
रात भर घूमते थे सड़कों पे, कोई आदमी ठंड में ना सोया पड़ा हो, कोई पॉल्यूशन में ना मर जाए। धूल कंस्ट्रक्शन दिवाली पे हमने स्टैंड लिया कि नहीं भाई ठीक है, हमारा भी सेंटीमेंट है, हम भी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे बच्चों को पॉल्यूशन झेलना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करे कि वो पॉल्यूशन कम करना चाहती है या केजरीवाल जी को गाली देकर खुश रहना चाहती है। अच्छा, आप लोगों ने तो इतना काम किया है पॉल्यूशन पर, अब ये सरकार कह रही है कि हम भी काम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। लोग ये जानना चाहते हैं कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा। पहले कहा जाता था कि साहब पराली आ रही है, पराली आ रही है, पराली जलना बंद हो हमने गया। पराली कम कर दी, वहाँ पंजाब में कम हो गई पराली, इस बार तो 5% रह गई ये पराली। फिर भी पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा, ये बताइए। हाँ तो आप लोगों के समय भी आप लोगों ने कोशिश की थी, छिड़काव किया आपने, ऑड इवन लाया, बहुत सारी आप चीजें आपने की, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए और आज भी वही हाल है। तो बताया आज की सरकार क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है कहां कमी रह गई या कहां कमी है जिसको जानबूझ करके पाटा नहीं जा रहा है? जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, चारों सरकारों को टेबल पे बैठ के कहना पड़ेगा कि हाँ हम जिम्मेदार हैं और हम कम कर रहे हैं। पहले तीनों को केजरीवाल मिले हुए थे, केजरीवाल की तरफ उंगली उठा देते थे, अब तो केजरीवाल नहीं है, अब कम कर करो ना। अभी भी नहीं कर रहे हैं। और जब तक, आज लिख लीजिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी कि देश की राजधानी में पॉल्यूशन कम करना हमारी जिम्मेदारी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि एमसीडी से लेके अब तो दिल्ली सरकार में वो हैं, केंद्र की सरकार में वो हैं, हम प्रयास करते हैं कि हरियाणा सरकार और यूपी गवर्नमेंट दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लाओ टेबल पे। प्रॉब्लम क्या है, क्या आप दिल्ली में कानून, अब तो इन्होंने कोई कानून लागू करना ही बंद कर दिया। पटाखे से लेके ग्रैप से लेके सब मजाक बना दिया। पहले ऑडबिन का मजाक बनाते थे, ग्रैप तोड़ते थे, बोले हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, अब ये लागू ही नहीं करते, पहले हम लागू करवा लेते थे। दिल्ली के व्यक्ति को आप कहते हो जी आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, 10 मीटर दूर गाजियाबाद है, उधर से आनंद विहार से 20 मीटर 100 मीटर दूर कॉलोनी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे। एक डीजल का व्हीकल आनंद विहार तक नहीं जाएगा दिल्ली में, आनंद विहार के उधर वो डीजल का व्हीकल मुक्त है। हवाएं बॉर्डर्स नहीं देखती है, वोट देखती है केवल। वोट देने वालों के बॉर्डर्स नहीं कि आप दिल्ली की सरकार को वोट करते हो, आप यूपी की सरकार को वोट देते हो। डीजल का धुआं अगर नोएडा या गाजियाबाद में उठेगा तो दिल्ली में भी आएगा। अच्छा, पंजाब में बेरोजगारी और ड्रग्स को लेकर हमेशा खबरें आती रहती है। आपकी सरकार के सामने, भगवंत मान की सरकार के सामने, उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, तो वो इस चुनौतियों को कैसे एड्रेस कर रही है? मुझे वहाँ भी लगता है कि ड्रग्स जैसी बीमारी को मतलब उसकी जड़ें एकदम गहरे से उखाड़ने के लिए आपको शानदार एजुकेशन चाहिए, जिस पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, वो अच्छे रोज़गार बने, रोज़गार पैदा करे या नौकरियां करे, उसके बाद में वो ड्रग्स में जाएगा ही नहीं। पर ये थोड़ा सा धैर्य का काम है, तुरंत काम करने वाला काम पुलिस का है। तो पंजाब पुलिस जिस शिद्दत से ड्रग तस्कर्स के पीछे पड़ी हुई है, पेडलर्स के पीछे पड़ी हुई है, पहले कभी नहीं पड़ी। आज पंजाब के गांव-गांव में इस बात की चर्चा है कि जी बस हम बता भर दें कि हमारे गांव में फला आदमी नशा बेचता है और फलानी जगह से आता है, उठा लेती है पुलिस। और सबसे बड़े ड्रग माफिया, मतलब बड़े से बड़े ड्रग माफिया को भी जेल से भेजने में पंजाब पुलिस हिचक नहीं रही है अभी। तो ड्रग्स भी कंट्रोल में आ रहा है, ड्रग की सप्लाई, ड्रग माफिया कंट्रोल में आ रहा है, और नीचे से अच्छी एजुकेशन मिल रही है। उसी से एक खुशनुमा पंजाब खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank you very और much. तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस सेशन में बात होने जा रही है शिक्षा की। शिक्षा सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि हर उस क्षेत्र का आधार है जो भारत की नींव को बनाता है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, स्वास्थ्य हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और क्षेत्र। और आज उन शिक्षाविदों के साथ हम मौजूद हैं जो भारत के भविष्य को, यानी कि युवाओं की भविष्य को दिशा देने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक प्रगति पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तब तक वो अधूरी है, ठीक उसी तरह शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आपके संस्थान के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? वी स्टार्टेड, इट वाज रियली अ चैलेंज। तो मुझे लगता है कि
आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें सेल्फ जो है लोगों को मोटिवेट करना है कि वो अपना काम करें, तो हमें लगता है कि हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स, सर जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो स्कूल चला रहे हैं, वो जितना ऐसे क्षेत्रों में जाकर स्टार्ट कर पाएँ तो वो सच में वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा मतलब हम एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। बिकॉज एजुकेशन उन लोगों को बहुत चाहिए, उन्हें अवेयरनेस बहुत चाहिए, दे लैक इन अवेयरनेस। वहाँ पे पेरेंट के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं टू गेट द राइट इनपुट कि हमें अपने बच्चे को आफ्टर 12th और आफ्टर 10th भी हमें उसे क्या स्ट्रीम दिलानी चाहिए, या 12th के बाद हमें उसे क्या करवाना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम। चंद्रयान उड़ान भरता है तो जमीन पर खड़ा हुआ छात्र सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं बल्कि नवाचार, इनोवेशन के बारे में सोचता है। ये जो शिफ्ट आया है सोच में, ये जो बदलाव आया है, ये किस सोच का नतीजा है? मैंने 2024 में ही मैं हिंदुस्तान आया हूँ। पहले मैं ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी टेक्सास में यूएसए में मैं प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। पूरी क्लास में आप मान के चलें कि 10 बच्चे मात्र जो थे वो इंडियन जो थे वो ही अच्छे अच्छे इनोवेशन करते थे। उनके साथ में अमेरिकन्स लग के अच्छे काम करते थे, पर जो दिमाग चलता था वो इंडियंस का चलता था। तो हमारे बच्चों में इनोवेशन की कमी नहीं है, भाव की कमी है। पहले वो सर्विस की तरफ ज़्यादा चलते थे, आज की डेट में वो स्टार्टअप की तरफ चल रहे हैं, जिससे कि एक नई क्रांति आई है। और उस क्रांति के साथ में ये चंद्रयान जैसे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो वो एक बड़ा अच्छा हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा युग होगा। मैं ऑडियंस को बता दूं कि सर फॉर्मर साइंटिस्ट हैं। मैं इसरो में था 18 साल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था। मेरा बच्चा ये कॉन्वेंट स्कूल को जा रहा था, सो हम श्रृंगेरी शारदा माता का मंदिर गए थे और ये तिलक लगा के वो स्कूल गया था। वो कॉन्वेंट में वो तिलक को हटा दिया गया। सो बच्चा रोते हुए शाम घर आया। मैंने पूछा क्या हुआ, वो स्कूल जाने से मना करता था। सो मैंने स्कूल जाके पूछा क्या हुआ। उन्होंने बोला ये सब यूनिफॉर्म के अगेंस्ट है, ऐसे नहीं करना। मैंने सोचा, मैंने पूछा भी उनको, ये हमारा जो संस्कृति है, हमारा श्रद्धा है, आप हमारा श्रद्धा का विचार से कैसे इंटरफियर करते हैं? इन द नेम ऑफ एजुकेशन हाउ कैन यू इंटरफियर विथ आवर कल्चर? सो ये वाइस प्रिंसिपल जो वहाँ का नन थी, उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये हमारा फॉर्मेलिटीज़ के अगेंस्ट है। मैं तब इसरो में काम करता था। मैंने सोचा हमारा बच्चे हमारा देश में हमारा संस्कृति को नहीं पालन कर सके तो क्या करेंगे हम। सो इसलिए मैंने सोचा, मैं इसरो में जब काम करता था मैंने सोचा we don't have enough of educational institutions which have got firm root in our old roots. So हमारा institutions जो है old roots और new roots, this is our motto. आप भोपाल से हैं, वहाँ का एक मशहूर रेस्टोरेंट है लजीज हकीम, जिसे अब आप संभाल रहे हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 50 साल पुरानी जो पारिवारिक विरासत है, इस जिम्मेदारी को संभालने की शुरुआत किस तरह से हुई? तकरीबन 50 इयर्स पहले मेरे दादाजी ने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करी थी। 1971 में जब वो बुरहानपुर से भोपाल आए थे तो एज अ लेबर वो किसी कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। टीटी नगर आज एरिया है बहुत बड़ा, और वहाँ से उन्होंने स्नैक्स और टी का बिज़नेस शुरू किया। फिर उसको एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट में तब्दील किया। फिर मेरे फादर ने उसको एक बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश करी, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। तो लजीज़ हकीम जो है उसका मैं एक 3rd जनरेशन शेफ़ हूँ। और लजीज़ हकीम सिर्फ एक नाम नहीं या कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसमें हम फूड प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअल में हमारा इमोशन है, हमारी लेगेसी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये विरासती तौर पे मुझे मिली है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लजीज़ हकीम कोई एक छोटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इसमें कई सारे परिवार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि हम इसको जितना ये डिज़र्व करता है उतना इसको आगे लेके जाएं। तो अब राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप उज्जैन से हैं, वहाँ हज़ारों लोगों के घरों का सपना आप पूरा करते हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों में, और अच्छे घर
देने के लिए आपको जाना जाता है। ये डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आरके डेवलपर्स के। तो राकेश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र को आपने करियर के लिए कैसे चुना और इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही थी? ये जो रियल इस्टेट या अपना मकान का सपना हर आदमी का सपना होता है कि उसका मकान हो। हम लोगों को काम करते देखते थे कि एक कम वैल्यू में कम बजट में उनका मकान हो, तो ये एक ऐसा प्रेरणा मिला कि उसको हम लोगों ने उसको कंटिन्यूअस रखा और आज कम से कम भी तो 5,000 लोगों को हमने मकान दे चुके हैं। आप रियल एस्टेट सेक्टर में बदलते ट्रेंड्स को गहराई से समझते हैं और पंजाब बेस्ड एवरमार्क डेवलपर्स के राहुल गुप्ता जी हैं ये। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने कोविड का दौर देखा, तो कोविड के दौर में हर क्षेत्र में बहुत बदलाव हमें देखने को मिले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से मेजर चेंजेस आपने देखे हैं होम बायर्स की प्रेफरेंसेस में कोविड के बाद से? पोस्ट कोविड से हमने देखा है कि जैसे कोविड आया, कोविड के बाद जो बायर्स थे हमारे, उनमें एक चेंज आया। चेंज कैसा? पहले जहाँ पर बायर सेंट्रल में रहना पसंद करता था, कोविड के बाद अब वो किसी भी रीज़न से, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या कुछ ऐसा हो, जो भी कनेक्टेड सबर्ब्स हैं उनमें घर लेने का उसका ज़्यादा मन होता है। रीज़न बीइंग अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी। तो इस रीज़न से क्या है कि जो टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ हैं, उनमें भी रेट जो एप्रिसिएशन होने लगी है, वो इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि कोविड के बाद हर बंदा चाहता है कि ऐसी जगह पे घर लेना जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों से दूर हो और जहाँ पर उसका काम भी इफ़ेक्ट ना हो। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से टायर 2 सिटीज़ आजकल डेवलपिंग है। किसी भी देश की उड़ान तब तक तय नहीं होती, तब तक ऊंची नहीं होती, जब तक उस देश का स्वस्थ नागरिक ना हो। नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ भारत ही आत्मनिर्भर भारत की असली नींव है और इसी नींव को मजबूती देने वाले कुछ दिग्गज आज यहाँ पर हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, जिनसे मार्गदर्शन लेंगे और उनके विजन को आज हम समझने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव होते हुए आपने देखे? हमारे यहाँ जो मेडिकल ट्रेनिंग है वो पूरी दुनिया की मेडिकल ट्रेनिंग में अग्रणी है और चूंकि आबादी हमारी ज़्यादा है इसलिए पेशेंट्स भी हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो ट्रेनिंग में पेशेंट्स का बहुत योगदान होता है। तो इसलिए यहाँ के डॉक्टर पूरी दुनिया में बहुत विख्यात हैं। सब जगह जिस देश में भी मैं जाता हूँ, मैं लगभग पूरी दुनिया में भ्रमण करता रहता हूँ, वहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है और यहाँ तक है कि इसको एज ए स्टेटस सिंबल देखा जाता है। लोग जब इलाज कराते हैं तो लोगों को गर्व से कहते हैं कि आई एम गेटिंग ए ट्रीटमेंट फ्रॉम इंडियन डॉक्टर। ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है जिसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए। सर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। राहुल जी, आपके हॉस्पिटल का नाम है जनता हॉस्पिटल। आम जनता तक बेहतर सुविधाएं पहुँचे, इसके लिए आपके संस्थान के द्वारा क्या ठोस प्रयास किए गए हैं? हमारे हॉस्पिटल दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था और आज के टाइम में हमारे महाराष्ट्र में, बम्बई जैसे पुणे, बड़े बड़े महानगरों में हमने सेंटर खोले हैं। पंजाब, J&K, यानी कि हमारे 8 स्टेट में हमारे 100 सेंटर हमारे ओपन हैं, क्योंकि पूरे देश से पेशेंट को हमारे पास दिल्ली आना पड़ता था। उससे गरीब तबके के जो इंसान है उसका आने का समय और मतलब जो पेशेंट की मतलब मिडिल फैमिली से उसका जो खर्चा होता था, है ना, तो इसलिए हमने देखते हुए हर एक सेंटर अपने पूरे इंडिया में हमने खोले हैं ताकि पेशेंट को बेहतर सुविधाएं मिल सकें स्वास्थ्य की। कहते हैं भारत की उड़ान मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के बिना अधूरी है। ये ऐसा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में 16 से 17% का योगदान देता है और ना सिर्फ योगदान देता है बल्कि भारत के उन लोगों के भविष्य को संवारता है जिनको ये रोजगार देता है। और इसी क्षेत्र को आकार देने वाले कुछ लोगों के साथ आज हम इस मंच पर मौजूद हैं, जिनसे आज हम उनके मूल्यवान विचारों को जानेंगे और उनका विजन क्या है इस क्षेत्र को लेकर उसको समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव आपने देखी? इधर जब से ये सरकार मोदी जी की आई है 2014 से, तो मैं कहूँगा कि माहौल इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और इससे जो है हमें इंडस्ट्री को चलाना बहुत इजी हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जो प्रोडक्ट
की डिमांड जो है, एक्सेप्टेंस कम थी, वो तब से जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और हमारा एक्सपोर्ट मैनी टाइम्स इम्प्रूव हुआ है ये मोदी जी की सरकार आने के बाद। और साथ में जो है हमारे योगी जी की जब से सरकार आई है यूपी में, तो वहाँ लैंड ऑर्डर की और सभी चीज़ों की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। साथ में जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की रेट की बात करें तो जब से योगी जी की सरकार आई है शायद तब से जो है इलेक्ट्रिसिटी का कोई रेट यूपी में नहीं बढ़ा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ईजी है। साथ में जो है जैसे लेबर लॉज हैं और बैंक्स के इंटरेस्ट हैं, उनमें सब में जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। जो पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 12% होते थे, आज की रेट में लेस देन 9% पे जो है वर्किंग हो रही है। और मैं कहूँगा कि देश में जो है हमारा मेक इन इंडिया की तरफ जो मोदी जी का सिद्धांत है वो भी जो है काफ़ी कुछ जो है हमें सपोर्ट कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी आपके संस्थान के बारे में, उसके ठोस प्रयासों के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को लेकर कैसे आकार दिया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। पहले क्या होता था, जब हम यूपी बेस्ड है, जैसे हमारी कंपनी भी यूपी में है और हम खुद जॉइंट सोलर जो है सोलर पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो पहले लगातार इलेक्ट्रिक जो बिजली के कट्स, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत टफ होता था। पहले रेगुलर इंटरवल्स पर बिजली जाना, क्योंकि पावर जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए। अभी लास्ट 10 इयर्स में जो पावर सेक्टर में जो प्रगति हुई है उसमें इतना बदलाव आया है कि आप रेगुलर बेसिस पर जो है इंडस्ट्री बढ़ती जा रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से आपका जो है कोल और पावर, माइक्रो हाइडल, सभी क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर आज के वक्त में किसी भी प्रोडक्ट की सफलता को तय करना है तो ज़रूरी है उसकी क्वालिटी को देखना, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की भूमिका में आ चुका है। ऐसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है? मैन्युफैक्चरर्स भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पैनल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन्वर्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, परंतु एज अ टेस्टिंग लैब हम उसको वेरीफाई करते हैं ऑन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस में, कि वो अगले 20-25 साल तक किस तरह से परफॉर्म करेंगे ताकि वो और अच्छे से हर जगह इंस्टॉल हो सके। और अब हम सम्मानित करेंगे उन उद्यमियों को जिनका भारत के विकास में योगदान रहा है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मुकेश के सिंघल को, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ URS प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अब अजय भार्गव जी मंच पर आए, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SK सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर राहुल, जनता हॉस्पिटल एंड पाइल्स क्लिनिक चेयरमैन। अगला नाम है आशीष जैन जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर FCL फ्यूचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और अब योगेश अग्रवाल जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, रिमझिम इस्पात लिमिटेड के चेयरमैन। अगला नाम है डॉक्टर संजय विश्वनाथन का, हु इज द डायरेक्टर ऑफ SRM इंस्टीट्यूट दिल्ली NCR कैंपस गाजियाबाद, लेकिन उनके बिहाफ पर डॉक्टर कामाक्षी ये अवार्ड रिसीव करेंगी, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब डॉक्टर राहुल बिश्नोई, शेफील्ड स्कूल रुड़की। विनोद कुमार, इजी फोटोवोल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनिल भीमा वारापू को, जो कि जूना सोलर सॉल्यूशंस लिमिटेड के CEO और डायरेक्टर हैं। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कपिल को, जो कि डीन और प्रिंसिपल हैं सुभारती यूनिवर्सिटी के। और अब राहुल गुप्ता जी, डायरेक्टर एवमार्क डेवलपर्स। रविंद्र राजपूत, साई धारा NX प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। हरीश कृष्णमूर्ति, चेयरमैन वाग्देवी विलास इंस्टीट्यूशंस। मोहम्मद हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर लजीज हकीम भोपाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए। अयान असद नूरानी जी, CEO राहत हर्बल रेमेडीज। और हेमंत गर्ग जी, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेशो किट इंडिया। S इंद्रपाल सिंह क्लेर जी को, बाबा की ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एडिटोरियल टीम, हमारी गेस्ट टीम, हमारा असाइनमेंट टीम, हमारा टेक्निकल टीम, हमारा सेल्स टीम, और इसके साथ साथ हमारे जो लीडरशिप का विज़न है
खासकर CRO एंड CEO, साथ में फाउंडर हमारे, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता।